राम राम सा नमस्कार खमादणी। मैं आप रो बेली अशोक जांगीड़ गांव की आवाज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप तमाम मित्र गणा चढ़ा हाजिर हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करूँ। दोस्तों अभी तारानगर आपने साथ कॉमरेड निर्मल कुमार जी हैं और निर्मल जी हूँ आप खास बातचीत कर खातर तारानगर के अंदर अभी आ रहे हैं। तो सबसे पहले निर्मल जी आप बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। देखो कई किसाना के कई जवाब आप मांगे उत्तर लेने खातर थारकन आयो हूँ। तो अभी डीजीआरसी की उप समिति की जो बैठक हुई है तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। डीजीआरसी का मुख्य काम होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर कोई शिकायतें किसानों की हो, बीमा कंपनी को की हो, उनके ऊपर सुनवाई करना, निस्तारण करना। एक हमारा बहुत बड़ा इशू है और लंबे समय से ये मान के चलिए कि 2020 से लेके अब तक लगातार उसको हम उठाते आए हैं। वो अभी हमारा चल रहा है। रबी 2017 से लेके और रबी 2020 तक बहुत सारे बैंकों की लापरवाही की वजह से किसान क्लेम से वंचित रह गए। उसमें 5 कैटेगरी हमने बनाई थी। पहली कैटेगरी थी कि किसान ने समय समय पे लेन देन किया, प्रीमियम नहीं कटा। दूसरी कैटेगरी थी कि प्रीमियम कटा लेकिन पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ। तीसरी थी कि पटवार हल्का बदल दिया गया। चौथी ये थी कि प्रीमियम कटा लेकिन कम ज़मीन का कटा। और पांचवी ये थी प्रीमियम पूरा कटा लेकिन पोर्टल पे कम अपलोड हुआ, जिस वजह से किसानों को बहुत सारे जो हज़ारों की संख्या में किसान हैं ज़िले के, उनको क्लेम से वंचित होना पड़ा। तो हमने जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो स्टेट गवर्नमेंट की अधिसूचना है, उसके अनुसार बार बार हम जिला कलेक्टर को, ज़िले के प्रशासन को, राज्य सरकार और भारत सरकार तक ये बातें हमने पहुंचाई कि इन किसानों के साथ भी न्याय होना चाहिए, लाइबिलिटी तय होनी चाहिए। गलती किसकी है, पनिशमेंट उसी को, दंड उसी को मिलेगा जिसने गलती की है। तो डीजीआरसी के माध्यम से इन किसानों का प्रकरण बना करके 99,000 किसानों को इन्होंने लिस्टेड किया। हालांकि वो 99 नहीं थे, वो 99,000 पॉलिसियाँ थी, लेकिन वो प्रचलन में 99,000 किसानों का नाम आया। वो स्टेट की जो समिति है उसको भेजा और उसके बाद में भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार ने वापस उसको रिवर्स करके ये कहा कि इसमें जिम्मेदारियां फिक्स करनी है, वो डीजीआरसी के माध्यम से करवा के हमें भेजो। तो डीजीआरसी की मीटिंग जो मई को हुई थी, 30 मई को, उसमें हमने इस बात को किसान प्रतिनिधि के रूप में दोबारा रखा और कलेक्टर ने 5 आदमियों की एक समिति बनाई, जिसमें जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और बैंकर्स के एलडीएम, बीमा कंपनी का जो एरिया मैनेजर है चूरू जिले का वो, और किसान प्रतिनिधि के रूप में मैं उसमें शामिल था। हमारी जब समिति की मीटिंग हुई, उप समिति ने सारे एक एक बिंदु के ऊपर डिस्कस करके हमने ये उचित समझा कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें बैंकर्स और बीमा कंपनी के साथ बैठकर भी एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि गलतियां किसकी रही। तो जो जिसकी गलती रही उसी के ऊपर लाइबिलिटी है वो देनी थी। कल सभी बैंकर्स को चूरू कृषि उपज मंडी में जो कृषि आत्मा का जो ऑफिस है वहाँ पे मीटिंग हुई। सभी बैंक शाखाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे, बीमा कंपनी के थे और सभी कृषि विभाग के अधिकारी थे। तो इसमें मोटा मोटी हमने एक राय बना ली है। वो राय हम अब डीजीआरसी नेक्स्ट जब भी होगी, 10 तारीख को होनी थी, लेकिन 10 तारीख को करवा चौथ के अवसर पे शायद अवकाश घोषित हो चुका है, तो लग रहा है कि 10 तारीख को भी नहीं हो पाएगी। 1 तारीख को डीजीआरसी की बैठक तय थी, लेकिन वो कैंसिल इसीलिए हुई कि इस मसले पे जिन अधिकारियों को तैयारी करनी थी वो तैयारी के साथ नहीं आए। तो हमने जब ये बात रखी कि जब कोई नतीजे पे पहुंचे ही नहीं है तो फिर मीटिंग पे करने का कोई औचित्य नहीं है, तो कलेक्टर साहब ने वो कैंसिल कर दी थी। और उसके बाद में उन्होंने नई तारीख आउट करने से पहले यही कहा कि इन बिंदुओं के ऊपर जो प्रकरण 99,000 पॉलिसियों के प्रकरण है,
इनके ऊपर कंप्लीट अगर कोई राय नहीं बनती है तब तक डीजीआरसी करने का कोई औचित्य नहीं है। तो वो उप समिति की मीटिंग कल हो गई, उसने अपनी राय बना ली, वो राय डीजीआरसी की मीटिंग में ही रखेगी। उस समिति का मैं एक मेंबर हूँ। तो एक 2021 वो बीमो खरीद 2021 को अभी बहुत दिनों से चल रही है चर्चा का महीने, तो वो क्या समाधान उसका? खरीफ 2021 के लिए देखिए चीज़ें जो है वो हम किसानों के बीच में सुस्पष्ट रखना चाह रहे हैं और हमने अफसरों को भी कहा है, जनप्रतिनिधियों को भी कहा है। खरीफ 2021 को लेके बीमा कंपनी ने चूरू जिले की 5 तहसीलों के 181 पटवार हल्के मतलब 100% पटवार हल्कों के ऊपर आपत्ति लगाई। उस आपत्ति को स्वीकार करके राजस्थान सरकार में बैठे हुए अफसरों ने ये कहा कि हम इनकी आपत्ति को स्वीकार करते हैं और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज कर सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के आधार पे हम क्लेम देने के सिफारिश करते हैं। ये फैसला कर दिया। हमने आंदोलन किया इसके विरोध में, किसान को जितना क्लेम मिलना चाहिए था उसका 1/3 जो है वो भी नहीं मिला, ये मानो 1/4 मिला। तो उसके खिलाफ फिर प्रकरण भारत सरकार राज्य सरकार तक गया। फिर ऊपर से निर्देश प्राप्त हुए तो कलेक्टर को अधिकृत किया कि आप बताएं जो बीमा कंपनी की आपत्ति है वो उसमें कितनी वास्तविकता है और स्टेट गवर्नमेंट का फैसला है वो कहाँ तक सही है, इसकी पुनर्समीक्षा आप करें, एक रिपोर्ट भेजें। कलेक्टर ने ये रिपोर्ट बना के भेजी एक प्रकरण की, जो 150 पेज की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी की कंप्लीट आपत्तियां गलत हैं। अब की तरह उस समय भी फसलें नष्ट हुई थी। उसके बाद में एसडीआरसी दोबारा बैठी, उन्होंने समीक्षा की और उन्होंने ये कहा एसडीआरसी दोबारा बैठी और उन्होंने ये कहा कि जब जहां पर बीमा कंपनी की प्रतिनिधि की उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं, फोटोग्राफ हैं, उनको सूचना के मेल व्हाट्सएप पे उनका मैसेज ये सब डाले हुए हैं, वहाँ पे क्रॉप कटिंग से देंगे और बाकी जगह जहाँ पे उनकी उपस्थिति नहीं है, उनको सूचना के प्रॉपर एविडेंस नहीं है, वहाँ सैटेलाइट से देंगे। ये फैसला कर दिया। इस फैसले को लेके भी हमारी कुछ साथियों की राय थी कि ठीक है जितना हुआ उतना ठीक है, बाकी के लिए लड़ेंगे। अब हम जा रहे हैं 19 अगस्त को दिल्ली, जो फसल बीमा पूरे हिंदुस्तान की देखते हैं, उनके सीईओ मुक्तानंद अग्रवाल, उनसे मिलते हैं और इधर राजस्थान सरकार के सेक्रेटरी विशाल राजन और इनके कमिश्नर ये बैठ के फैसला करते हैं कि नहीं, हमने जो पहले फैसला किया था वो सही किया था और बाद में किया वो गलत किया। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो एसईआरसी है उसने 3 फैसले कर लिए, तो खुद ही तो फैसले कर रहे हैं, खुद ही तय कर रहे हैं कि हमने ये गलत कर दिया, कभी कह रहे हैं हमने ये गलत कर दिया, फिर कह रहे हैं नहीं हमने वो पहले वाला सही किया था, बाद वाला गलत कर दिया। तो ये बहुत बड़ी मतलब कोई जवाबदेही नहीं है अफसरों की, मर्जी में है, खुद ही का कागज है, खुद ही की कलम है, खुद ही लिखने वाले हैं, खुद ही सुनने वाले हैं और खुद ही सुनाने वाले हैं। तो इस तरीके के हालात, इसको लेके भी तो इसका अभी मतलब रिजल्ट लास्ट में नहीं, रिजल्ट सवाल रिजल्ट का नहीं है, रिजल्ट भी आएगा। इतने आगे पीछे हो रहे हैं, हम उनको चैलेंज करके आए हैं कि जितना सोच समझ के आपने ये फैसला किया है उससे ज़्यादा दोगुनी सोच समझ के साथ इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे। अभी कुछ डॉक्यूमेंट हमने उनसे मांगे हैं तो उसके मिनट्स जो है वो उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, तो कब तक नहीं करवाएंगे। आगे विधानसभा चलेगी, जिले के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लेने की कोशिश। तो अभी जो फसला ज़्यादा बरसात की वजह से खराब हुई है, तो मैं पर क्या कहना चाहूँ? इस बार तो देखो फसल खराबे का कोई पैमाना नहीं है, फसल कोई एक बार खराब नहीं हुई है और फसल बार बार खराब हुई है। जैसे ऊपर थैली भी रखे हो, मैंने हाँ, हमने कलेक्टर से कहा है कि आपका नीचे का सिस्टम तो फेल हो गया, आपके ना तो आपदा राहत अनुदान कोष से पैसा देने की सरकारों की मंशा है, आपके जो प्राथमिक कार्यकर्ता हैं पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक, क्योंकि फसल बीमा में अब अकेली बीमा कंपनी का रोल नहीं रहा है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर बन चुकी है। तो उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से ऊपर के अधिकारियों के माध्यम से पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक, जिसे हम प्राथमिक कार्यकर्ता कहते हैं,
उनके ऊपर भी प्रेशर बना दिया कि 130% क्लेम बनने तक की ही क्रॉप कटिंग आप करो तो करना, अन्यथा इससे ज़्यादा अगर कोई क्लेम बन जाएगा तो वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अफेक्ट मतलब बैन करना पड़ेगा। तो अघोषित रूप से एक आपातकाल की सी स्थिति इन कर्मचारियों के ऊपर लगा दी और एसजीआरसी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इन्होंने बहुत सारी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के प्रयोगों को खारिज किया। अभी डीजीआरसी की मीटिंग होगी तब हम रखेंगे उसमें। वो कब होगी? जो भी डेट है, अभी 10 तारीख बता रहे थे, लेकिन 10 की छुट्टी आ गई तो शायद 10 नहीं हो पाएगा। उसमें इनको नोटिस देने, मतलब 16 सीसी 17 सीसी नोटिस देने की मतलब कोई गलती नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक काम करने का तरीका है। बगैर ट्रेनिंग के, बगैर लिखित डायरेक्शन के आदमी अगर कोई काम करता है तो अपने अनुभव से सीखता है। तो अपने अपने अनुभव के तरीके हैं, उनमें काम कर रहे हैं, उनमें कमियां निकाल रहे हैं। तो आप बताओ, आपने कब इनको सर्कुलर निकाल के डायरेक्शन दिए कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट इस तरीके से करने हैं? तो पूर्व से जब होते आ रहे हैं उसके हिसाब से था। वो नोटिस की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों में भय व्याप्त करने के लिए ये की गई है। इसलिए इनका सिस्टम तो टोल फ्री नंबर पे किसान अपने खराबे की सूचना कर रहा है, इनके साथ साथ 10-10 दिन तक इनके सर्वेयर है वो आते नहीं है। तो क्या किसान अपनी उस फसल को उसी दशा में खेत में पड़ा रहने देगा? अब 5 दिन नहीं उठाएगा, दोबारा बरसात होगी तो उसमें कुछ बचा हुआ है वो भी नहीं मिलेगा। तो इनका पूरा जो जिले का सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है। अब हमने इनसे मांग की है, चलो आपसे तो कुछ हुआ नहीं, आपके सर्वेयर पहुंचे नहीं, सरकार विशेष गिरदावरी करवाने के पक्ष में है नहीं, तो आप कम से कम सैटेलाइट चित्रों से तो अभी मांग लो उनसे कि आपके हिसाब से तो बताओ कितना खराबा हो रहा है। सही बात। अगर इतना ही सैटेलाइट अच्छा है तो वो कुछ तो बताएगा, आप मांगो तो सही। हमें फिर मूल्यांकन तुलनात्मक अध्ययन करने में तो आसानी होगी कि सैटेलाइट से इतना खराबा है, गिरदावरी से इतना है, क्रॉप कटिंग से इतना है। इसलिए हमने कल वो चिट्ठी लिखी थी कलेक्टर को। एक सर स्मार्ट मीटर ने लेके किसान बड़ा विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कई पार्टी का खास हो है नहीं आदमी वह समर्थन भी कर रहे हैं। तो मामले में क्या कहना चाहोगा? देखिए, जो समर्थन कर रहे हैं उनको तो, और आज आपने पराक्रम सिंह जी रिबन काटे बता शुरू कर, देखो उनको तो उद्घाटन करने का चाव है और उस चाव में ये उनको ध्यान नहीं रहता कि हम रिबन किसका काटने के लिए जा रहे हैं। रिबन होना चाहिए, उसके पीछे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट मीटर को लेके, ये मीटर उपभोक्ता के फायदे के लिए नहीं बनाया गया है, ये आम उपभोक्ता को समझ लेना चाहिए। जो इसके समर्थन में है उन समर्थकों को स्मार्ट मीटर मुबारक, वो अपनी लिस्ट बना के दे दें यहाँ बिजली विभाग के AN कार्यालय में, वहाँ स्मार्ट मीटर उनके घर जाके ये लगाएंगे। स्मार्ट मीटर इस योजना में जैसे पहले 2 महीने का बिल आता था, इसको एक साधारण से कंसेप्ट से हमें समझना है। ये किसके लिए? 2 महीने का बिल आता था, रीडिंग के लिए लाने के लिए एक रीडर जाता था, वो रीडिंग लेके आता, आकर के अपने बाइंडर जो होता है बाइंडर में चढ़ाता। एक बाइंडर को मेंशन करने वाला एक अलग व्यक्ति होता था। उस बाइंडर के आधार पे फिर उन यूनिटों को कंप्यूटर में दर्ज करने का एक पूरा एक सिस्टम होता था। एक पूरा कर्मचारी वर्ग है वो आपके मीटर, आपके उपभोग को संजो के रखता था, और उसके पीछे उनकी जवाबदेहियाँ भी होती थी। उसके बाद में बिल प्रिंट होता था, वितरण होता था, फिर ऑनलाइन या काउंटर पे आके बिल पे होता था। इस प्रक्रिया को बदलने में अभी पूरा पावर जो है वो निजी सेक्टर में जा रहा है, खासतौर पे अडानी के पास ही जा रहा है। तो इसने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये कहा कि इतनी मैन पावर हम खर्च नहीं कर पाएंगे, हमें लोगों की छंटनी करनी है। हमें तो जैसे अंबानी ने मोबाइल के जरिए अपने मोबाइल नेटवर्क के जरिए जो रास्ता अपनाया वो अपनाना है। तो अब इसमें बदलाव जो होगा वो क्या होगा कि पहले बिल आता था 2 महीने का, हम 2 महीने तक बिजली का उपभोग करके फिर निश्चित तिथि तक जाकर के बिल जमा कराते थे। अब जो है ये प्रीपेड हो जाएगा। अब स्मार्ट मीटर आपके लग गया, अब आप रिचार्ज करेंगे 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट का, उसमें आपको उसमें प्लान मिलेगा, वो रिचार्ज करें।
वो रिचार्ज आप पहले करोगे, कंपनी के पास पैसे आप पहले जाएगा, उपभोग आपका बाद में कालांतर तक होता रहेगा। जिस दिन उपभोग खत्म हो गया उस दिन आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। तो जो साधन संपन्न लोग हैं, जो ठीक ठाक अपने आप को मतलब मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिए तो ठीक है। जो जिन्होंने सोलर का कनेक्शन, जो ग्रिड वाला सोलर का कनेक्शन ले लिया, उसके यूनिट बिजली निगम को सप्लाई भी होते रहेंगे, वहाँ से आते भी रहेंगे, उनके लिए भी ठीक ठाक हो सकता है। तो मतलब ये लेकिन वो गरीब जिसके सर के ऊपर छत ही नहीं है, उसके लिए ये योजना कैसे ठीक हो सकती है? उसके लिए तो जिस दिन उसकी जेब में पैसा है या नहीं, उसके फ़ोन पे में या गूगल पे में पैसा है या नहीं, उसका अगर रात को बत्ती गुल हो जाएगी, दोपहर की गर्मी में बत्ती गुल हो जाएगी, तो उसको तो एक बिजली, पानी, ये आवश्यक सेवाएं हैं, आप इनको आवश्यक सेवा न मान के एक पूरी तरह व्यापार की तरफ, मुनाफे की तरफ, वो भी कंपनियों के लिए बढ़ाया गया कदम हम इसको कह सकते हैं। इसलिए स्मार्ट मीटर जब हमारे, या तो आप पहले से जो हमारे मीटर लगे उनमें कोई कमियां बताओ, अगर उनमें कोई कमियां नहीं है तो फिर उन मीटरों को हटा करके आप किसको फ़ायदा देने के लिए स्मार्ट मीटर लगा रहे हो? मतलब अडानी को फ़ायदा देने के लिए, उसके काम को आसान करने के लिए, उसके कलेक्शन को तुरंत करने के लिए स्मार्ट मीटर लेके आए। तो एक मतलब एक तरीके से कह इसका जियो जै तरीके से आपकी अभी तो हाँ सेम वही है। अभी कह रहे हैं फ्री में स्मार्ट मीटर लग रहा है, जबकि उसकी कॉस्ट क्या है? 25,000 रुपये। उसकी कॉस्ट जो है 25,000 रुपये, परचेज जिससे किया है 25,000 रुपये। फिर हर साल बढ़ा रहे हैं। फिर धीरे धीरे अभी मैं पूरा तो कंफर्म नहीं हूँ कितना लगता है। अभी जो अपना मीटर लगा हुआ है ये ख़राब भी हो जाता है तो शायद 600 रुपये के आसपास रसीद कटती है, वो चेंज हो जाता है। इसकी तो रसीद कटने की अलग प्रक्रिया है और वो हज़ारों में है, और फिर वो महीने एक साथ नहीं लेंगे, महीने का बिल में वो सरप्लस चार्ज के रूप में जुड़ के आएगा। तो निर्मल जी, इनके अलावा जिया तरीके से फाइनेंस कंपनियां हैं बहुत सारी खुल रही हैं अलग अलग नामा से, तो जनता के साथ भारी लूट भी हो रही है और जनता बाग ऋण ले ले बाद में मतलब शर्मगी मारी कह भी कौन से कहने कई के साथ बड़ी दुर्गति सी हो है, तो बाम पर क्या कहना चाहूँगा? देखो, फाइनेंस कंपनियों को प्रोटेक्ट और सिक्योर करने के लिए सरफेसी नाम से एक कानून लेके आए। उसके बाद में फिर ये जो आरबीआई के रूल हैं उनसे बाहर तक जाने की कोशिश करने लगे। आरबीआई की गाइडलाइन से हमारे सारे बैंकर्स जो हैं वो प्रतिबंधित हैं, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। किस प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट बोलते हैं इनके जो लोन होते हैं, इनकी एफडी होती हैं, वाणिज्य की भाषा में इनको प्रोडक्ट बोलते हैं। किस प्रोडक्ट पे कितना ब्याज जाने का होगा, कितना आने का होगा, ये सब आरबीआई के गाइडलाइन से बंधे हुए। सरफेसी कानून आने के बाद इनको उन्होंने सुरक्षित तो कर दिया उस कानून में, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन से बांधा नहीं। इसलिए सबसे बड़ी जो लूट है, हम इनके लोन देने के तरीकों से पे कोई ऐतराज़ नहीं है, इनके ब्याज और पेनल्टी वसूल करने के तरीकों से ऐतराज़। हम कई बार किसान को कहते हैं कि आप ये किस्तें हैं वो जमा कराना बंद कर दो, तो वो तब कहते हैं जब उनके स्टेटमेंट में हम देखते हैं 34% ब्याज, मतलब टोटल लोन ही 50,000 का है और उसमें 15,000 पेनल्टी। किस चीज़ की पेनल्टी? इसलिए हम कहते हैं कि इसको भरना बंद कर दो ताकि ये रास्ते से आए। फिर जब सेटलमेंट होते हैं, जब कुर्की निकलवाते हैं, नीलामी करने के लिए जाते हैं, वो उस समय कहते हैं कि आपको 10 लाख रुपए तो देना ही होगा, और जब सेटलमेंट में आते हैं तब कहते हैं कि 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो। तो ये जो डिफरेंस है इसको कम करने के लिए सेटलमेंट भी करते हैं तो कुछ ना कुछ कमाते हैं। तो ये लूट जो है इसको लेके जनता को सावधान होने की ज़रूरत है। अपनी अनावश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर आप लोन लेके काम कर रहे हो तो ये अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर आप एक बोझ जो है उसके ऊपर डाल रहे हो। तो इन फाइनेंस कंपनियों से लोन लेने से जनता जहाँ तक बच सकती है बचे, और अगर ले भी लिया तो ब्याज स्केल जो है इनका एक तरीके से अब भी जे कोई किसान इसे ब्याज का ले रखा है और मन भारी मतलब ब्याज अभी देना पड़ रही है,
तो बैन निदान किया मिल सके। उनके निदान का एक ही तरीका है, वो अपना स्टेटमेंट निकाल के लाए, उसमें देखे कि ब्याज का परसेंटेज क्या है। 18% से ऊपर तो कोई मतलब बैंक का जो तत्काल लोन होता है वही ब्याज नहीं लेते। ये 32% 34% स्टेटमेंट में लिखते हो रहे हैं। हमने कहा ये आप बोले 24% का तो हमारा एग्रीमेंट है इनके साथ। उसके बाद में ये जैसे जैसे डिफाल्टर होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो बढ़ती जाएगी। तो वो अपना स्टेटमेंट निकाले, हम ठीक करवाएंगे उसको। और अब भी जिस तरीके से आप किसान प्रतिनिधि के तौर पर तारानगर तहसील में माना जाओ तो किसानों का और कोई मुद्दा कोई विशेष अभी तो मुख्य मुद्दा जो है वो फसल खराबे के सर्वे को लेके, क्रॉप कटिंग को लेके वो तो चल ही रहा है। दूसरा बड़ा जो चैलेंज है वो है मूंग की एमएसपी पर तुलवाई। तारानगर नहीं पूरे ज़िले में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मूंग की बुआई किसानों ने की है। उत्पादन भी अच्छा था, फसलें खराब भी हो गई फिर भी उत्पादन है। बाजार भाव और एमएसपी में बहुत बड़ा डिफरेंस चल रहा है। तो एमएसपी पे किसान के टोकन 5 तारीख से कटने की बात थी, आज 8 तारीख हो गई, अभी तक खुले नहीं है। गिरदावरी का जो पोर्टल है वो काम कर नहीं रहा है। तो कल हम इस संबंध में जिला कलेक्टर से दोबारा हमारा मिलने का कार्यक्रम है। कई बार निर्णय जी हुआ जहाँ मंडी का महीने कोई धान लेके गयो, आपकी फसल तरीके से अनाज लेके गयो, किसान तो एक बार छोटी ढेरी की तुलाई तो वह भाव कर लेगा तो भाव खुल ले, लेकिन बाद में जब बड़ा अनाज का ढेर है तो बंग महीने में कटौती करनी शुरू कर देवे। तो जिस तरीके से किसान ने लूटे जावा है, मतलब मंडी का महीने एमएसपी के ऊपर जो सरकारी खरीद कांटा लगता है वहाँ की बात कर रहे हैं या व्यापारियों की बात कर रहे हैं? व्यापारी की बात। व्यापारियों में हर मंडी का अलग अलग सिस्टम है। देखिए, जब तक किसान का प्रतिनिधित्व है हर समितियों में नहीं होगा, जो समितियां गाइडलाइन तय करती हैं, जो नियम तय करती हैं, वहाँ किसान का प्रतिनिधित्व होता नहीं है। व्यापारियों का, अफसरों का होता है, वो अपनी सुविधा अनुसार बना लेते हैं। तो किसान का प्रतिनिधित्व वहाँ हो और किसान की बात रखने वाला उसका सदस्य हो। कई बार समितियां होती हैं लेकिन फॉर्मल तौर पे कुछ जगह तो सरकारें अपने कार्यकर्ता को झूठा मूठा राजी करने के लिए उन समितियों में जोड़ देती हैं। वो जानता ही नहीं उस विषय के बारे में, वहाँ बैठा रह के उनके मुंह की तरफ देख के आ जाता है। तो वहाँ जो बात रख सकता है ऐसे सदस्यों को उन समितियों में बनाया जाना चाहिए ताकि वो बात रख सके। नियम और गाइडलाइन जब बनती है तो उसके अनुरूप फिर बने। इसके अलावा तारानगर के विशेष कोई मुद्दे हो जो आने वाले समय में आप लड़ने जा रहे हो? तारानगर में आने वाले समय में जो वर्तमान में हमारे जो मुद्दे चल रहे हैं, इन मुद्दों को बेहतर करके, लोगों को संगठित करके, हर संघर्ष जो जनता का है, हमारा मुख्य जो है चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का 2,40,000 हेक्टेयर रकबा। यहाँ थोड़ी दिक्कत क्या रहती है कि कुछ लोग तो नहर काट के भी वाहवाही लेके चले जाते हैं कि हम लेके आएंगे, और कुछ लोग छोटा मोटा रकबा जुड़ा करके भी कहते हैं कि हमने ये करा दिया वो करा दिया। हम टारगेट को नहीं भूलें, टारगेट 2,40,000 हेक्टेयर का है। उसमें 49 गांव है, सरदार से तहसील के, तारानगर के 68 गांव हैं, राजगढ़ के 37 गांव। राजगढ़ के 37 गांव में एक सिंगल गांव अभी तक शामिल हुआ नहीं है। तो अभी मुख्य जो है वो ये है। दूसरा, खेती के हमारे जो परंपरागत तरीके हैं, देखिए क्लाइमेट बदल रहा है, हमारे बीज की तासीर बदल गई, बीज वो नहीं रहा है, जमीन की तासीर बदल गई, हवा पानी बदल गया, इसलिए हमें खेती के तौर तरीकों को भी बदलना पड़ेगा। वैज्ञानिक तरीके से खेती में हम कम उपज में, कम पानी में, कम लागत में, लोग देखिए, लोग एक मकान बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं। लोग पर्याप्त घर है, जमीन है, फिर भी प्लॉट खरीदने में, रियल एस्टेट में खूब इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम इस तरीके से लेके आ रहे हैं कि आप खेती में भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, इससे आपको भी मुनाफा मिलेगा, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। एक व्यापारिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम खेती को कैसे कर सकते हैं, इसमें भी हम लगे हुए हैं। हमारे कुछ साथी हैं, वो हमारे कहने से इस दिशा में काम कर रहे हैं, और ये पूरे जिले में एक व्यापक आंदोलन के रूप में हम लेके जाएंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में पेयजल को लेकर
बिजली आपूर्ति को लेके जो जनता के मुद्दे हैं इनके ऊपर भी एक एक कार्यक्रम बनाकर अलग अलग हम करेंगे। तो दोस्तों निर्मल जी से आपा खास बातचीत करी हाँ, और अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रही है, तो निर्मल जी आप टाइम दियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर करियो, लाइक करियो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।